हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू एडुग्रोन दोस्तों। ठीक है, आज स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यानी आपके प्रिय रोहित सर की क्लास में। देखो, अपनी बात ऐसी है कि अपन ने इसका पार्ट 1 क्लियर कर लिया है। आज पार्ट 2 क्लियर करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को जितनी भी ओशन करंट्स वगैरह हैं सब कुछ बताया है। इस बात से आप मुकर नहीं सकते। मैंने ये कहा था कि आप ओशन करंट्स के एमसीक्यू लगा लेना। आई होप आप सभी ने लगा लिए होंगे, और यदि नहीं लगाए हैं तो उसका मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। आई होप जब अपन Q&A सेशन करेंगे उसके रिगार्डिंग में आपको एक पेज का फोटो क्लिक करके उसमें डाल दूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेके उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे क्वेश्चंस आई होप आप सभी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज। टाइड अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था पिछली क्लास में, जरा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जरा देख लेते हैं। अपन ने टाइड पढ़ लिया था क्या? जस्ट ए सेकेंड। ओके, अपन ने टाइड क्लियर कर लिया था, आई होप कर लिया था। इसके बाद आ जाओ। टाइड के बाद ये अपन ने सन एट्रैक्शन वाली बात कर ली थी कि सन मून ये वाला जो होगा ये हाई टाइड होगा, ये वाला लो टाइड होगा। फिर इसके बाद अपन मून के इधर वाले बात करेंगे, वर्टिकल वाला ये हाई टाइड होगा और ये सन वाला लो टाइड होगा। इज इट क्लियर? ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसके बाद अपन यहाँ पर ये सब पढ़ लिए थे। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों पढ़ लिए थे। सेंट्रीफ्यूगल शूडो फोर्स होता है, सेंटर की तरफ लगते हैं दोनों फोर्स। अरे बोल कंपोनेंट समझ में आया था क्या भाइयों? मेरे भाइयों जरा समझो, मैंने ये आपको पहले पढ़ा दिया है, आप लास्ट क्लास में देख लेना। ये सन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। जो एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब कोई चीज चक्कर काटती है, जैसे कुछ भी चीज मान लो कि ऐसा कोई यहां पर स्ट्रिंग है। जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई स्ट्रिंग बना दी मैंने आप लोगों के लिए, एक सेकंड है ना। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि यदि मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रिंग बना दी और यहां पर कोई ऐसी रस्सी लगा दी, ये स्ट्रिंग है राइट, और यहां पर मैंने ब्लॉक लगा दिया कोई। ठीक है, अब यदि ये ब्लॉक में ऐसे मूवमेंट कराऊंगा तो क्या ऐसे कह सकता हूं कि यदि एक रिंग में मूवमेंट करेगा ऐसे करके? अरे बोल, ये क्या ऐसे मूवमेंट करेगा? अब ऐसे मूवमेंट करेगा तो इधर जो फोर्स लगने वाला है वो क्या इसके कंपोनेंट लगेंगे? एक कंपोनेंट ये वाला, एक कंपोनेंट ये वाला। तो ये वाला जो फोर्स लगेगा जो सेंटर की तरफ लगेगा, जो ये स्ट्रिंग का जो सेंटर यहां पर ये जो सेंटर पॉइंट है इसकी तरफ फोर्स लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जिसे आई थिंक अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल कहते हैं, अपकेंद्रीय या फिर अभिकेंद्रीय। हिंदी वालों इज इट क्लियर? अरे यार बोल, यहां तक चीज समझ में आई हो तो बोला। अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं, मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि ये नोवा स्कोटिया है। नोवा स्कोटिया है, यहां पर सबसे बड़ा टाइड, जो सबसे बड़ा 15 से 16 मीटर का जो है, 15 से 16 मीटर का है टाइड बल, जो मैंने आपको बताया था। नोवा स्कोटिया कहां पर है सर? ये है सर नॉर्थ अमेरिका में अपना, और कनाडा 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 कंट्री में। देखो एक बात बताओ, नोवा स्कोटिया जो है, नोवा स्कोटिया अलग कंट्री नहीं है। नोवा स्कोटिया एक स्टेट है कनाडा का। अरे बोल, यहां तक चीज समझ में आई है? नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ टाइड्स के बारे में बात करूंगा, तो ये अपन आज यहां से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। चलो ठीक है, आ जाओ। हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? टाइप ऑफ टाइड्स टाइड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट आता है टाइप बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। सेकंड सर कौन सा है? अपन ने गंगा स्नान कर लिया था, मिक्स्ड टाइड। अपन ये पढ़ने वाले हैं, मेरे को पता है मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, लेकिन फिर से पढ़ने वाले हैं। टाइड बेस्ड ऑन सन मून एंड द अर्थ पोजिशन, इन पे किस तरीके से बेस्ड होते हैं, ये सारी चीजें अपन क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स, और फिर इसके साथ अपन ओशन करंट शुरू करेंगे राइट। तो अपना ज्यादा पार्ट नहीं है, इनको मैं आपको फास्ट करवाऊंगा। क्यों फास्ट करवाऊंगा दोस्तों? जरा एक सेकंड, मैं एक बार ये देख लेता हूँ कितनी स्लाइड्स है, क्योंकि मेरे को स्लाइड्स के अकॉर्डिंग चलना होगा। ओके, देयर आर लोट्स ऑफ स्लाइड्स अभी देयर, सो आई थिंक why this is how many slides are there, just a second. Okay, so we are now टाइड्स पे अपन आते हैं। टाइड के बारे में मैंने आपको बताया था सर, क्या 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 मैंने बता दिया है, क्या क्या मैंने बता दिया है, जरा एक बार सुन लेते हैं फिर से, बहुत सारा पढ़ना है। पहला, टाइप ऑफ टाइड्स। एक टाइड बेस्ड होते हैं फ्रीक्वेंसी पे। टाइप बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे टाइप बेस्ड कौन कौन से होते हैं सर? सेमी ड्यूरिनल,
सेमी ड्यूरेनल टाइड और दूसरा होता है डिurnal टाइड। सो द मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न्स आर सेमी ड्यूरेनल। और इसमें क्या होता है, इसमें सर चार होते हैं, इसमें चार होते हैं, दो अपर दो नीचे। और डायोनल टाइड में सर एक ऊपर और एक नीचे, ये याद रख लो आप। सेमीफाइनल में जरा आप समझने की कोशिश करेंगे मैं इनको किस तरीके से याद रखता हूं। सेमीफाइनल के बारे में बात करूंगा। जब किसी भी क्रिकेट मैच का सेमीफाइनल होता है कितनी टीमें लड़ती है? दो टीमें इधर से लड़ती है और सर दो टीमें इधर से लड़ती है। क्या चीज समझ में आ रही है? तो इनमें से जो सेलेक्ट होती है वो फाइनल में, और इनमें से जो सेलेक्ट होती है वो फाइनल में। तो टोटल चार टीमें लड़ती है। वैसे ही आप यहां पर याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे सर? द मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न्स फीचरिंग टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स। ठीक है, तो जिस तरीके से सेमीफाइनल में चार टीमें होती है वैसी ही तरह सेमी ड्यूरेनल, सेमी जो डायोरनल है, जो भी आप बोलना चाहें, जो सेमी डायोरनल टाइड है उसमें दो हाई टाइड और दो लो टाइड, ये याद रखना है। द सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली एट द सेम हाइट। सेम हाइट पर होते हैं, सेम हाइट पर होते हैं, समझ रहे हो आप? डायगोनल टाइड में क्या होता है सर? वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड, दे आर अप्रोक्सीमेटली एट द सेम हाइट, ये भी सेम हाइट पे होते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ये फाइनल लड़ रहे हैं, ये सेमीफाइनल हो रहा है। फाइनल में दो टीमें, सेमीफाइनल में चार टीमें। ठीक है, नाउ मिक्स्ड टाइड में क्या होता है सर? मिक्स्ड टाइड में टाइड्स हैविंग वेरिएशन इन हाइट, हाइट में वेरिएशन आ जाता है सर। मिक्स्ड टाइड का मतलब क्या है सर? अभी एक बात बताओ, मैं सारी टीमों को मिक्स कर दूं, सारी टीमों को मिक्स कर दूं, मैंने ग्रुप नहीं बांटे हैं सर आईपीएल में। मैंने आईपीएल में क्या, वर्ल्ड कप में मैंने ग्रुप नहीं बांटे, सारी टीमों को एक साथ मर्ज कर दिया। तो क्या इसमें अफगानिस्तान जैसी लो टीम क्या इंडिया जैसी हाई टीम से हार पाएगी? इंडिया जैसी हाई टीम से जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी ना दोस्तों। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो मिक्स हो चुका है। इसी वजह से अब हमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं कि वो किन किन ग्रुपों से किस किस तरीके से, सब ग्रुप में एक एक टीमें रखनी पड़ती है। अब आप चारों लो लेवल की टीमों को एक ग्रुप में रख दोगे और चारों हाई लेवल की टीमों को एक ग्रुप में रख दोगे तो वो तो गलत हो जाएगा ना सर। बात समझ में आ रही है? तो क्या ऐसा कहा जा सकता है, यदि मैं मिक्स्ड टाइड की बात करूंगा, मिक्स्ड टाइड की बात करूंगा, तो टाइड हैविंग वेरिएशन इन हाइट, हाइट के अंदर वेरिएशन मिलेगा, आर नोन एज मिक्स्ड टाइड्स। इज इट क्लियर? मतलब मैंने पहले सेमी ड्यूरेनल पढ़ा, फिर उसके बाद ड्यूरेनल पढ़ा, फिर अब मैं मिक्स्ड टाइड पढ़ रहा हूं। मुझे यहां से एक ही बात समझ में आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? कि सर सेमी ड्यूरेनल में पढ़ा मैंने कि चार टाइड्स आते हैं, दो अपर दो लोअर। ड्यूरेनल में एक अपर एक लोअर लेकिन सेम हाइट के। सेमी ड्यूरेनल में भी सेम हाइट के। लेकिन मिक्स्ड टाइड में जहां हाइट अलग हो गई वो मिक्स्ड टाइड हो गया। अरे बोल। नाउ दीज टाइड्स जनरली ऑक्योर्स अलोंग द वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट मतलब जो पश्चिमी जो तट होते हैं, जो पश्चिमी तट होते हैं, पश्चिमी तट कैसे सर? वेस्ट कोस्ट कौन से हो गए? जरा ये इंडिया है तो ये वेस्ट कोस्ट हो गया, ऐसे ऐसे सर। और नॉर्थ अमेरिकन एंड मेनी आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन। बट ये अमेरिका, ये इंडिया में नहीं आते हैं, ये आते हैं सर पैसिफिक ओशियन के बहुत सारे आइलैंड में, जो वेस्टर्न साइड में है, जो वेस्टर्न साइड में है, जैसे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या वर्ल्ड के वेस्ट साइड में है? अरे है या नहीं है? ठीक है, नाउ अब जरा टाइड बेस्ड ऑन द सन मून एंड अर्थ पोजीशन। मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि यदि सन और मून सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस साइड में जो डायरेक्शन होगा वो हाई टाइड वाला होगा, और जबकि जो दूसरे साइड वाला डायरेक्शन होगा वो लोअर टाइड वाला होगा। लेकिन यदि सन यहां पर है, मून यहां पर है और अर्थ जो है वो यहां पर है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं बनाता हूं, ये सन है, ये मून है, और जो अर्थ है, और जो अर्थ है वो यहां पर है। ये वाली जो चीज है वो अर्थ है, ये वाला जो सन है, ये वाला जो मून है। अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यदि सन और मून आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक तरीके से मेरी मेरी लैंग्वेज आप ऐसे समझ सकते हैं मैं किस तरीके से याद रखता हूं, और आपको किस तरीके से याद रखना है कि सन और मून आपस में परपेंडिकुलर है ऐसे। यदि सन इस डायरेक्शन में है, मून अपर डायरेक्शन में है, पृथ्वी के परपेंडिकुलर है, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि यदि जो मून की जो डायरेक्शन होगी उस दिशा में जो टाइड होगा वो हाई टाइड होगा? यहां तक बात क्लियर है? तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। नाउ द हाइट ऑफ राइजिंग वाटर, मतलब जो हाई टाइड है, वेरियस अप्रिशिएबली डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सन एंड मून। मेरे को तो पता है, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, ऑब्वियसली बात है। यदि अर्थ की रेस्पेक्ट में सन यहां पर और मून यहां पर, सन यहां पर है, तो जो टाइड आने वाला है इधर की तरफ वो हाई टाइड होगा, वो हाई टाइड होगा। क्यों हाई टाइड होगा सर? क्योंकि एट्रैक्शन फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रखे हैं, दोनों का एट्रैक्शन इधर ही लग रहा है। लेकिन
क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो मून का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो सन की कंपेयर में ज्यादा होगा? क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि सर वो अर्थ के नजदीक है, वो अर्थ के नजदीक है। लेकिन वहीं पर यदि दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं, क्योंकि सन दूर चला जाता है, इसका अट्रैक्शन फोर्स उतना नहीं रह पाता जितना मून का रहता है, तो क्या ये हाई टाइड हो जाएगा? अरे बोल। स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स कम अंडर द स्ट्रेटेजी, वो कैटेगरी, ये सब फालतू की बातें हैं। क्या ये बात समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक करो। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? एक बार वीडियो को लाइक करो प्लीज। वीडियो को लाइक नहीं मिल रहे हैं यार, वीडियो को लाइक नहीं मिलेंगे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। फिर से समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। मैंने सर आपको कितनी चीजें बताई है। पहली चीज अपन पढ़ेंगे सेमी बायोनल, बायोनल। इसमें सर 4 टाइड्स होते हैं, 2 हाई वाले और 2 लोअर वाले, और इनकी जो हाइट होती है वो सेम हाइट होती है, सेम हाइट होती है। नाउ यहां पर एक बार मैं नहीं लिखूंगा, एक बार के लिए मैं यहां से इनको मिटा रहा हूं। यहां पर आओ। पहला होता है सर सेमी बायोनल, सेमी बायोनल। फिर इसके बाद आता है सर सेमी बायोनल के बाद बायोनल। ये पढ़ा था। फटाफट से अपनी कॉपी में लिखो यार दोस्तों, मेरे को पोस्ट करो, अपनी कॉपी में लिखो क्या लिखेंगे सर। अब बायोनल, सेमी बायोनल, बायोनल के बाद यहां पर क्या आने वाला है? सेमी बायोनल और बायोनल, और यहां पर आने वाला है मिक्स्ड टाइड। अरे हाँ या ना में बोल। मिक्स्ड टाइड यहां पर आने वाला है। और इनकी डेफिनेशन अब आप खुद के हाथों से लिखो, खुद के हाथों से लिखो, मेरे को मत बताओ। सेमी बायोनल की मैं डेफिनेशन लिखूंगा, मैं आपको 1 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से मुझे पॉज करो और यहां पे खुद के हाथों से डेफिनेशन लिखो। गलत होएगा, कोई देखने नहीं आ रहा आपको, कोई भी देखने नहीं आ रहा, ठीक है? आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। नाउ सेमी बायोनल के बारे में बात करूंगा। अब सेमी बायोनल क्या होता है सर? यहां पर सर 4 टाइड आएंगे, 2 हाई 2 लोअर, और ये होगा सेम हाइट, सेम हाइट। नाउ दूसरे पे आ जाओ। बायोनल में क्या होगा सर? 2 टाइड आएंगे, एक अपर एक लोअर, और ये भी होगा सेम हाइट। और जहां पर हाइट डिफरेंस हो जाए, अरे यार सॉरी, और जहां पर हाइट डिफरेंस हो जाए, मतलब जहां पर हाइट हाइट डिफरेंट हो जाए, वहां पर वो क्या हो जाएगा सर? मिक्स्ड टाइड हो जाएगा। मिक्स टाइड जनरली आते कहां पर है सर? मिक्स टाइड जनरली आते कहां पर है? वेस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न रीजन किधर का सर? नॉर्थ अमेरिका वाला साइड वाला रीजन, पैसिफिक ओशियन में। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमने पढ़ा कि सर जो सन मून की जो पोजीशन है, जो पोजीशन है मतलब अर्थ की जो पोजीशन है, उस पर डिपेंड करते हैं सर टाइड। पोजीशन वो उस पर डिपेंड करते हैं सर टाइड। किस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया कि यदि सन और मून एक डायरेक्शन में हो तो वो डायरेक्शन वाला टाइड होगा, वो हाई टाइड होगा। और जबकि यदि सन और मून परपेंडिकुलर हो तो जो मून वाली जो डायरेक्शन है वो वाला टाइड हाई टाइड होगा। अरे बोल जरा, फोटो से एक बार देखो, आप फोटो से समझ में आएगा। अरे बोल, फोटो से समझ में आएगा। यहां पर ये जरा देखो आप, यदि मून, ये देखो मून, ये मून और ये जो सन है, ये जो सन है, पूरा एक बार क्लियर कर देता हूं। देखो ये जो सन है और यहां पर ये जो मून है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो क्या ये जो मून वाला जो डायरेक्शन है उधर हाई टाइड होगा दोस्तों? और इधर देखो जरा, इधर ये सन भी एक ही डायरेक्शन में, मून भी एक ही डायरेक्शन में, तो क्या इधर वाला जो टाइड होने वाला है वो हाई टाइड होने वाला है? तो यदि ये वाला टाइड हाई टाइड है, उधर ये वाला टाइड हाई टाइड है, सर ये क्यों हुआ? क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी ज्यादा कम डिस्टेंस होगी। एक बात बताओ, आप 500 किलो कितना भारी मैग्नेट आप 50,000 किलोमीटर दूर पे लगा लो, और एक 500 किलो मतलब थोड़ा सा कम का भी लगा लो, 5,000 का लगा लो आप सर, थोड़ी सी कम डिस्टेंस पे, क्या फर्क पड़ेगा अट्रैक्शन का? बिल्कुल पड़ेगा सर। कम डिस्टेंस वाला जल्दी अट्रैक्ट करेगा, भले ही उसकी कम हो पावर, लेकिन फिर भी कम अट्रैक्ट करेगा, फिर भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। माफी चाहता हूं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इतनी चीजें समझ में आ गई है आप लोगों को। अब आगे बढ़ो। रिसोर्स मतलब रेनफोर्स द करेंट कंसेप्ट यूजिंग इन ग्राफिक्स के, किस तरीके से मैंने ग्राफ यूज किए हैं, जरा एक बार देखने की कोशिश करेंगे।
देखिए किस तरीके से ग्राफिक यूज किए हैं। फर्स्ट नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा, सेकंड नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा एंड थर्ड नंबर पे क्या पढ़ा, और किस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं वो ग्राफ के थ्रू अपन समझ रहे हैं। अपन ज्योग्राफी में पढ़ क्या रहे हैं सर, ग्राफ ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक बार प्लीज वीडियो को अपना प्यार दिखाइए, एक बार लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, आपके मतलब कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर कर दो, सारे के साथ मत करो। आपको अच्छा नहीं लगेगा सारों के साथ करना, एक के साथ कर दो, किसी भी एक दोस्त के साथ जो आपको लगता है कि हाँ ये दोस्त पढ़ने वाला है मेरा। अरे बोल, यदि ये दोस्त पढ़ने वाला है लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे आप तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों, हैंड टू हैंड नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो आ चुका है। अरे यहां तक बात क्लियर हो रही है तो बोल आगे बढ़ो। ठीक है, चलो ना होता है स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स कैसे होते हैं सर, द पोजिशन ऑफ बोथ द सन एंड मून इन द रिलेशन टू द अर्थ हैज डायरेक्ट बियरिंग टू द हाई टाइड। व्हेन द सन एंड मून आर द अर्थ इज ए स्ट्रेट लाइन, द टाइड ऑफ द टाइड विल बी हायर। बता चुका हूं मैं, स्प्रिंग टाइड बोल देंगे उसे। स्प्रिंग यानी जो गर्मी में जो टाइड्स आते हैं, सन और मून सेम डायरेक्शन में होंगे तो हाई टाइड हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, आर दे ओक्योर ट्वाइस इन ए मंथ। ट्वाइस ए मंथ, एक महीने में 2 बार आते हैं सर, एक महीने में 2 बार आते हैं। ये डेफिनेशन में समझाने नहीं बैठूंगा, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं दोस्तों, अभी जस्ट डायग्राम से समझाया है कि सन और मून और अर्थ तीनों एक डायरेक्शन में होंगे तो ये हाई टाइड होगा। और ये जो हाई टाइड होगा अपन इसको बोलते हैं सर स्प्रिंग टाइड्स। और ये सर महीने में 2 बार आते हैं, 2 बार इन ए मंथ, ट्वाइस इन ए मंथ, ट्वाइस इन ए मंथ। यहां तक चीज क्लियर है। वन ऑफ फुल मून पीरियड एंड अनदर ड्यूरिंग द न्यू मून पीरियड। न्यू टाइड्स, नीप टाइड्स। नीप टाइड्स क्या होता है, नॉर्मली देयर आर ए 7 days इंटरवल बिटवीन द स्ट्रिप टाइड्स एंड नीप टाइड्स। बोल, 7 days का इंटरवल होता है। फिर से मैं समझाऊंगा, यहां पर मैंने पढ़ा स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स में सर मैंने क्या पढ़ा, स्प्रिंग टाइड्स में सर मुझे आपने बताया कि स्प्रिंग टाइड्स क्या होता है सर। स्प्रिंग टाइड्स में मुझे आपने बताया कि जो सन है और जो मून है और जो अर्थ है तीनों एक डायरेक्शन में होते हैं, और वो वाला टाइड कौन सा होता है सर, हायर टाइड्स होता है। मतलब वाटर का जो लेवल है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। अरे यार नहीं आ रहा बात समझने में। यदि वाटर का लेवल बहुत ऊपर लेवल तक चले जाएगा मेरे दोस्तों, तो क्या वो हाई टाइड हो जाएगा। अब यदि वो हाई टाइड हो गया तो जो दूसरा जो नीप टाइड है, वो जो नीप टाइड है और जो नीप टाइड है और जो हाई टाइड जो स्प्रिंग टाइड्स है और जो नीप टाइड के बीच में कितने का 7 days का डिफरेंस होता है। अब स्प्रिंग टाइड्स जो हैं वो एक महीने में 2 बार आते हैं। बोल, यहां तक चीजें क्लियर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट दिस टाइम द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल, right angle triangle to each other. The force the sun moon tends to contact one another. The moon's attraction through more the twice as strong as the sun. ये मैं आपको बता चुका हूं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने क्लास में ध्यान नहीं दिया, मैं आपको ये थ्योरी ना सिर्फ इतनी आसानी से बता चुका हूं। ये पूरा पेज, ये पूरा पेज, ये पूरा पेज और इसके बाद वाला जो पेज है वो सारा पेज, क्या हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया है। ठीक है, जरा आगे बढ़ के एक बार पेजेस मैंने यदि खाली छोड़ा है, नहीं छोड़ा, यहां पे छोड़ा, ठीक है, वो मैं सारा एक बार एक साथ क्लियर करवा दूंगा। जरा एक बार देखेंगे, मतलब जो इंफॉर्मेशन ग्राफिक जो होते हैं, मेक योर आइडिया अंडरस्टैंडेबल। मतलब जब मैं ग्राफ के थ्रू आपको पढ़ाता हूं, किसी भी फोटो के थ्रू आपको पढ़ाता हूं, तो क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होती है, चीजें क्लियर होती है। नाउ चीज नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 के थ्रू अपन दिमाग में क्लिक करेंगे कि सर मुझे स्टार्टिंग से मैं एक बार फिर से आपका रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का रिवीजन करवा देता हूं। यदि ये क्लास आप लोगों के समझ में नहीं आएंगी ना दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार मेहनत करें, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ कमी है दोस्तों, कुछ ना कुछ तो कमी है। इतना अच्छे से कोई मास्टर समझा देगा ना, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो में डिसलाइक कर देना, यदि इतना अच्छे से कोई समझा देगा। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपन ने पढ़ा पहले सेमी ड्यूरेनल, सेमी ड्यूरेनल दिमाग में क्लिक हुआ सर, पहले नंबर का पॉइंट है। उसके बाद आंखें बंद करो, दूसरे नंबर का पॉइंट ड्यूरेनल, थर्ड नंबर का पॉइंट मिक्स टाइड्स,
तीनों में क्या फर्क है सर? फर्स्ट सेमी की सर 4 टाइड्स आते हैं, 2 हाई 2 लो, और सबके सब सेम हाइट के होते हैं। मतलब मतलब डायurnal में क्या होता है? डायurnal में सर 2 टाइड आते हैं, एक हाई एक लो, दोनों सेम हाइट के होते हैं। मिक्स्ड में क्या होता है सर? जहां पर सर मिक्स्ड में क्या हो गया? मिक्स में क्या हो गया सर? मिक्स में ऐसा हो गया कि जहां पर हाइट चेंज हो गई टाइड्स की, वो मिक्स टाइड्स हो गए। अरे बोल, इसको अपन कैसे याद रखेंगे? जिस तरीके से सेमीफाइनल में 4 टीमें रखती है, वैसे ही सेमी ड्यूरिनल में 4 टाइड्स आएंगे। फाइनल में जैसे दो टीमें सेलेक्ट होती है, वैसे ही सर सेमी ड्यूरिनल में 2 टीमें सेलेक्ट होगी। और मिक्स्ड में सर सारे मिक्स में चलते हैं। उसके बाद मैंने सन मून की पोजीशन के आधार पर आपको टाइड्स में बताया, जिसमें पहला अपन ने पढ़ा स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स में क्या होता है सर? सन, मून और अर्थ तीनों सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, और वो महीने में 2 बार होते हैं, और वो हाई टाइड होते हैं सर, वो हाई टाइड्स होते हैं। सन, मून और अर्थ तीनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, दैट कॉल्स हाई टाइड। या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो। अब यदि ये हाई टाइड हो गए और यदि वो रेक्टेंगल शेप में है, दैट कॉल्स फिर मून की तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, चलो ठीक है। वंस इन ए मंथ वेन द मून ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, वंस इन ए मंथ, जब महीने में एक बार जो मून का जो ऑर्बिट है वो पृथ्वी के क्लोजर होगा, दैट कॉल्स प्रीगी unusually high and low tides occur. During these times, the tidal range is greater than normal. 2 weeks later, when the moon is farthest from the earth, जिसे अपोगी बोलते हैं, the moon's gravitational force is limited and the tidal range is less than the average height. मतलब ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। एक्चुअली नीचे से थोड़ा सा साउंड आ रहा था। सो दिस टाइम इज द हाई टाइड्स एंड द लो टाइड्स, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। The time between the high tide and low tide when the water level is falling, it's called the ebb. What is called the ebb? ebb की डेफिनेशन क्या होती है जरा अभी अपन समझेंगे। फिर से मैं अभी जस्ट आगे गैप आने वाला है, मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, फिर बता रहा हूं सवाल पूछूंगा। मतलब एक डेफिनेशन मेरे पास एब आ गया है, मैं जरा इसको एक बार फिर से मैं लिख लेता हूं दोस्तों। कैसे लिखूंगा मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको। यहां पर ये मेरे पास एब आ गया है। नाउ व्हाट इज द एब, राइट। तो ये सवाल अभी आने वाला है आपके पास, तो आप लोग तैयार रहना एब क्या होता है समझने के लिए। तो मैं ये एब है, ठीक है। अब ये तो पहले से ही था, ठीक है। द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड द लो टाइड when the water level is falling, when the water level is falling is called the ebb. The time between the low tide and the high tide when the tide is rising is called as a flow. It's a called as flow or flood. यहां तक बात समझ में आई है? नहीं आई क्या? अरे बोल, आई या नहीं आई? मतलब जरा यहां पर समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊं। यहां पर एक डेफिनेशन मैंने लिख दी एब, और एक डेफिनेशन लिख दी मैंने यहाँ पे फ्लड लिख दी जहां पर, या फिर फ्लो लिख दी, फ्लो, राइट। तो आप इनकी डेफिनेशन मुझे बताओ। तो जरा यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पर क्या चीज लिखने वाला हूं कि सर मुझे डेफिनेशन में एक चीज तो ये समझ में आई है कि जो एब होते हैं ना, वो सर जो हाई टाइड, मतलब जो टाइड का जो हाई लेवल होता है और जो लो टाइड के बीच में जो टाइम होता है वाटर के गिरने का, वाटर फॉलिंग, और यहां पर जो हाई टाइड एंड द लो टाइड के बीच में जो वाटर के राइजिंग का जो टाइम होता है, दैट कॉल्स फ्लो, फ्लड। एंड एब किसे कहते हैं सर, वो आपको डेफिनेशन में बता दिया है। जरा आगे बढ़ेंगे। टाइड की अपन इंपोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं सर, इंपोर्टेंस ऑफ टाइड्स। फिर से सुनना यहां पर, इंपोर्टेंस ऑफ टाइड्स। राइटिंग अच्छी है या नहीं है? इसी बात पे लाइक कर दो। सिंस टाइड्स आर caused by the earth moon sun position which known as accurately, the tides can be predicted well in advance. मतलब क्या ऐसा कहा जा सकता है, यदि हमें सन और मून की पोजीशन पहले से ही पता रहती है सर, ऑल ओवर द, मतलब आगे आने वाले 50 साल बाद भी मैं मून की पोजीशन बता सकता हूं, आगे आने वाले 50 साल बाद भी मैं सन की पोजीशन बता सकता हूं, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि एक्यूरेटली मेरे को पता है कि कब कौन सा टाइड हाई आने वाला है और कब कौन सा टाइड लो आने वाला है? मतलब यहां पर क्या मतलब निकल रहा है दोस्तों, हम ये जान सकते हैं कि आज यदि टाइड हाई आएगा तो कल टाइड लो आएगा, यदि कल हाई आएगा तो कल परसों भी हाई आएगा, मतलब नेक्स्ट डे ऑफ टुमारो भी हाई आने वाला है। तो क्या ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये आप लोग क्लियर कर पा रहे हैं? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू? सो बेसिकली
देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर डेफिनेटली अ पार्टेबल, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दिस हेल्प्स द नेविगेशन सिस्टम, नेविगेटर्स में हेल्प करता है, फिशरमैन में हेल्प करता है, प्लान्स देयर एक्टिविटीज। टाइडल फ्लो आर द ग्रेट इंपोर्टेंस इन नेविगेशन, मतलब बहुत सी जगह जब ज्वार भाटा हाई आने वाला रहता है, लहरें हाई आने रहती है, तो वहां पर उन शिप्स की या तो स्पीड कम कर दी जाती है, या उस टाइम वो शिप जाते नहीं है, या वो मतलब जिस तरीके से नेविगेशन सिस्टम यूज होता है वो टाइड्स के लिए एक बहुत इंपोर्टेंट मेजर रखता है नेविगेशन सिस्टम के लिए। मतलब कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितने भी होंगे दोस्तों, उन सब के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, पहले से अपन पता कर लेते हैं जो चीजें। Tides heights are very important, especially harbors near rivers and within estuaries having shallow bars at the entrance, which prevents ship and boats from entering into the harbor. मतलब टाइड्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं सर, यदि पहले से पता चल जाता है टाइड्स के बारे में, तो द हाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बोल, यहां तक चीज समझ में आई है, चलो आगे बढ़े। मे बी यू नीड टू डिवाइड द पॉइंट्स। देखो, एक पॉइंट्स में मैं डिवाइड करा एबीसी, एक पॉइंट्स में मैं डिवाइड करा वाटर में सर यहां पर मैं वाटर ऐसे लिखूंगा, यहां पर मैं वाटर ऐसे लिखूंगा, तो क्या यहां पर मैं ड्राई वाटर लिखूंगा, यहां पर ड्राई वाटर को मैं क्या यहां पर D2O लिख दूंगा, यहां पर हार्ड वाटर हो जाता है, यहां पर हार्ड वाटर हो जाता है, और फिर और भी ज्यादा हार्ड वाटर को मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा। तो क्या पॉइंट्स की तरह मैं डिवाइड करके लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। सो व्हाट इज द टाइड्स, टाइड्स के मैंने फॉर्म लिखे, स्प्रिंग टाइड्स हो गया, और फिर उसके बाद मिक्स्ड टाइड्स हो गया। अब मिक्स स्प्रिंग टाइड्स, सॉरी स्प्रिंग टाइड्स में सर, स्प्रिंग टाइड्स और बी नीप टाइड्स में क्या फर्क होता है? स्प्रिंग टाइड्स के बाद सर बहुत सारे टाइड्स मैंने पढ़े। उसके अलावा सर मैंने पढ़ा कि सेमी बायोरिनल टाइड्स क्या होता है, बायोरिनल टाइड्स क्या होता है, और मिक्स टाइड्स क्या होते हैं। ये चीजें यदि आप लोगों को जो दोस्तों समझ में आ रही हो ना, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, टाइड्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन डेस्टिलाइंग, मतलब जो इन डेस्टिलिंग द सेंडिमेंट्स एंड इन रिमूविंग पोल्यूटेड वाटर फ्रॉम द रिवर एस्चुरीज। मतलब जरा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैंने कोई पानी की सरफेस है, यहां पर सर कचरा कर दिया। अब कचरा कर दिया तो सर जब 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 ओके, अब जरा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये कोई वाटर सरफेस है, यहां पर मैंने कचरा कर दिया। अब कोई भी टाइड आएगा तो वो क्या होता है? बेसिकली हाई वेव एंड लो वेव होता है। अब यदि यहां पर मैं हाई वेव आ रही है, तो ये जो कचरा है वो आगे जाएगा। टाइड्स में बेसिकली जब वाटर शिफ्ट होता है, तो मतलब जब ये पानी आगे जाएगा, करंट्स में वाटर शिफ्ट होता है, तो जब ये पानी आगे जाएगा, ये कचरा आगे जाएगा, कचरा आगे बह बह के किनारे पर चले जाएगा। तो क्या यहाँ पर पॉल्यूशन में हेल्प कर रहा है? जो मतलब बेसिकली जो वाटर पॉल्यूशन होता है, थोड़ा सा जरा देखेंगे। पेन का एक बार मैं थोड़ा सा इलाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो कम हो जाएगा। इस सिग्नेचर कर दिया। थोड़ा सा क्या है ना दोस्तों, एंटरटेनमेंट होना जरूरी है क्लास में। आज अपन सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जो अपन मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज अपन सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। बात क्या है ना दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती है, चलो अभी समझाता हूं मैं। टाइड्स आर यूज्ड इन जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कैसे जनरेट करेंगे? वाटर प्रेशर से। वाटर प्रेशर से कहां कहां पर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है दोस्तों? कनाडा में, फ्रांस में, रशिया में और चाइना में, क्योंकि टाइड्स पैसिफिक ओशन में ही आते हैं। और यहां पर आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। ए 3 मेगावाट टाइडल पावर प्रोजेक्ट ऑफ कौन सी जगह है यहाँ, दुर्गा दुआनी इन सुंदरबन डेल्टा जो है ना, बे ऑफ बंगाल में आता है सर। टाइड ऑफ वेस्ट बंगाल इन अंडरवे, अभी चल रहा है इस पे प्रोसेस। ठीक है, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है इस पे? जस्ट अ सेकंड दोस्तों। ओके, नाउ इट्स गुड। ठीक है, नाउ
अब मैं आपको क्या बात बताने वाला हूं, दिस इज ग्राफ, कुछ आते हैं तो कर लो वरना आगे बढ़ो। ये क्या है सर, ग्राफ है, अब कुछ आता है तो कर लो वरना आगे बढ़ो, मतलब इसमें क्या कर सकता हूं मैं, टाइड को इमेजिन कर सकता हूं सर, किस तरीके से टाइड को इमेजिन, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ग्राफ से भी बहुत सारी चीजें सोल्व होती है दोस्तों, सब चीजों से सब तरीके से चीजें सोल्व होती है। चलो ठीक है, अब ओशियन करंट्स आ चुका है तो अब इसके बारे में भी पढ़ते हैं, जरा मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यदि कुछ चीजें ऐसे होती है देखो लाइफ में जो आप लोगों को करनी पड़ेगी, एक तो होता है सर स्टडी, बहुत से लोग स्टडी नहीं करना चाहते, वो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो स्पोर्ट्स में चले, लेकिन डेडिकेशन जरूरी है सर, डेडिकेशन जरूरी है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं एक किस्सा बताता हूं, जब मैं कोटा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, वहां पर मुझे हमारे सर ने, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, डीएसएस सर थे, फुल नेम नहीं बताऊंगा, डीएसएस सर, मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था वहां पर डीएसएस सर थे, या डीएस सर आप बोल सकते हैं, डीएस सर, मैं डीएसएस बोलता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, डीएस मतलब डीएस उनका नाम था, एस मतलब सर हो जाता है, सो डीएसएस सर मैं आगे लगा देता था, फिर भी आगे। वो मुझे एक किस्सा बताते थे कि जब मैं उस कोचिंग में पढ़ता था वहां पर एक ऐसे ग्राउंड फ्लोर पे एक डीपीपी सेक्शन था, डीपीपी सेक्शन मतलब होता है सर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिसे बोलते थे, हर दिन हमें मिलती थी, 30 से 40 क्वेश्चंस होते थे, करने होते थे सर, पर्टिकुलर पॉइंट हर टॉपिक्स की हमें मिलती थी, वो करना होता था। जब डीपीपी हमें मिलता था, एक लड़का था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक था आईआईटी में, वो ऐसा बताते थे कि जब वो ग्राउंड फ्लोर पे हमें डीपीपी मिलती थी और सेकंड फ्लोर पे हमारी क्लास होती थी, मेरा बैच का नाम Y1 बैच था और आई थिंक V1 बैच था, मैं Y1 बैच में था, V1 बैच इंग्लिश मीडियम वालों का था, मैं हिंदी मीडियम बैच से था दोस्तों। तो जब डीपीपी मिलती थी तो, और वो हम लोग जब डीपीपी लेके आते तो हम लोग बातें करते करते आते थे दोस्तों से, दोस्तों के साथ बात हो जाती थी उसी बहाने, वरना टाइम नहीं मिल पाता था बात करने का। तो जब हम डीपीपी लेने जाते थे, डीपीपी शीट्स वगैरह हमको उठानी होती थी, एक एक डीपीपी हम उठा के ले आते थे। ऐसा कहा जाता था, हमें हमारे सर बताते थे कि जब जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जो जिसके आई थी, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जिसके आई थी, वो ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर जब आता था ना दोस्तों, तो वो अपनी डीपीपी बिना बिना किसी पेन उठाए पूरी डीपीपी सोल्व करके, और जो सेकंड फ्लोर पे जो कॉर्नर में जो डस्टबिन होता था, कॉर्नर में जो डस्टबिन होता था वहां पर फेंक देता था सर। मतलब मैं मेरे दोस्त का नाम बताना चाहूंगा, वो ऑल इंडिया 11th रैंक था, ऑल इंडिया 11th रैंक था, वो मेरा दोस्त था, मेरे ही बैच का था। मुझे आज भी याद है कि वो जब डाउट पूछता था ना सर से, वो जब डाउट पूछता था ना सर से, तो सर को भी नहीं आता था सर, टीचर को भी डाउट नहीं आता था। ऑल इंडिया 11th रैंक है यार, ऑल इंडिया 11th रैंक है आईआईटी में, जनरल से, मायने रखता है यार, मायने रखता है। ठीक है, आगे बढ़े, ओशियन करंट्स के बारे में बात करूंगा। ओशियन करंट्स आर लाइक रिवर फ्लो इन ओशियंस, ओशियन करंट्स आर लाइक रिवर फ्लो इन ओशियन, मतलब अपन को पढ़ाई करते रहना है यार दोस्तों, पढ़ाई करते रहना है, मतलब स्मार्ट टेक्निक्स करनी है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है यार, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, तब तो अपना कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा दोस्तों। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे, हार्ड वर्क तो करेंगे ही, लेकिन हार्ड के साथ साथ स्मार्ट भी करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन चलना पड़ेगा। बहुत से लोगों के पास आईक्यू लेवल वैसे ही बहुत हाई होता है तो वो कर लेते हैं, लेकिन बहुत से के पास नहीं होता है, सब मीडियम लेवल के भी लोग होते हैं। ठीक है, नाउ ओशियन करंट्स आर लाइक रिवर फ्लो इन ओशियंस, बेसिकली जिस तरीके से फ्लो होता है पानी वो ओशियन करंट्स है, रिवर फ्लो होती है एक तरीके से। दे रिप्रेजेंट ए रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन डिफाइनाइट पाथ इन डायरेक्शंस। Ocean currents are influenced by two types of force, namely primary forces that initiate the movement of water and secondary forces that influence the current of flow. Is it clear? Now, our success के मंत्र क्या है? बुक्स पढ़ो, म्यूजिक और स्पोर्ट्स, ये तीन चीज आप करोगे दोस्तों, सक्सेस कहीं नहीं जाने वाली। बाबू सोना हटाओ, बाबू सोना के चक्रों में मत पड़ो दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं, बाबू सोना के चक्रों में कुछ नहीं रखा है, आज नहीं कल आपको पता चल ही जाएगा। मेरी बात याद आएगी, सभी टीचर्स की बात याद आएगी, सभी यही बोलते हैं ये फालतू के चक्कर है, ना लड़की पढ़े ना लड़का पढ़े, ज्यादा अच्छा है, दोनों को ही नहीं पढ़ना चाहिए, बुक्स पे ध्यान दो, बुक्स से जब मन भर जाए तो कुछ म्यूजिक सुन लो या कुछ मूवीज देख लो, वेब सीरीज वगैरह मत देखो, देखो वो सब आपको इन्फ्लुएंस करती है, बकवास करती है, फिर आप स्पोर्ट्स खेलने पे ध्यान दो।
बहुत अच्छी चीज है, लाइफ सक्सेस हो जाएगी। द प्राइमरी फोर्सेज द इन्फ्लुएंस द करंट्स आर, द प्राइमरी फोर्सेज जरा समझने की कोशिश करेंगे। करंट के बारे में मैंने बताया कि एक तो प्राइमरी फोर्सेज है जो मूवमेंट ऑफ ओशन इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, एंड सेकेंडरी फोर्सेज है दो इन्फ्लुएंस करंट टू फ्लो। प्राइमरी फोर्सेस कौन कौन से हैं जरा समझने की कोशिश करेंगे। सोलर एनर्जी, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स मैंने कोरियोलिस फोर्स क्लास 11th के चैप्टर लैंड फॉर्म में भी बताया है आपको, लैंड फॉर्म में भी बताया, जरा समझने की कोशिश करेंगे, वहां पर जाके एक बार लैंड फॉर्म देखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। सो द प्राइमरी फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द करंट्स आर, कौन कौन से प्राइमरी फोर्स है मैंने आपको बताया अभी जस्ट। पहला है विंड, दूसरा है जो हीटिंग ऑफ द सोलर एनर्जी, ग्रेविटी एंड कोरियोलिस फोर्स। हीटिंग बाय द हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी cause the water to expand. That is why near the equator the ocean water is about 8 kilometer higher in level than the middle latitudes. This cause a very side gradient and water tends to the flow down to slope. जरा समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई हीट बढ़ती है किसी जगह, जब हीट बढ़ती है तो क्या वो चीज एक्सपांड होती है? जैसे कोई भी प्लास्टिक लो, प्लास्टिक को आप हीट करेंगे तो क्या वो खींचेगा? क्या वो एक्सपांड होगा? प्लास्टिक ले लो, आप आयरन ले लो, आप कोई भी चीज ले लो, आप जैसे कोई भी चीज होती है ना, उसको आप हीट करते हो तो वो एक्सपांड होती है। ग्लास ले लो, वाटर ले लो, कुछ भी। तो जरा पानी जो है हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी क्या होता है, कोज द वाटर टू एक्सपांड। तो इस तरीके से जो सबसे ज्यादा सूरज की किरणें जो सन रेज होती है वो डायरेक्ट सीधी कहां पर गिरती है सर? इक्वेटर पे। तभी तो आप ये देखो ना, मैंने आपको बताया ना कि सर कोई जहां किसी जगह के लोग काले, किसी जगह के लोग गोरे के होते हैं। जब किसी जगह सूरज की किरणें सीधी गिरेगी वहां के लोग काले मिलेंगे। अभी आप नॉर्थ अमेरिका में जाओ, वहां पर सर वो लोग धूप में बीच पे बैठे रहते हैं, बीच पे लेटे रहते हैं। वो लोग धूप इतना, विटामिन डी उनमें भरपूर मात्रा में होता है। अभी अपन इंडिया में जाओ, आप कोई बीच पे लेटा हुआ नहीं मिलेगा सर, टैनिंग वैसे ही काले होते हैं। वैसे ही काले भी, जैसे मेरे को ही देख लो, इतना काला हूं। अब यदि मैं बीच पे लेटूंगा तो मैं और ज्यादा काला हो जाऊंगा। आ रही बात? वहां पर वो टैनिंग की तरह लेते हैं, लेकिन यहां पर सर होता है, मेरा आज सर दर्द हो रहा है, यहां पर होता है सर एक जस्ट सेकंड दोस्तों, वहां पर वो टैनिंग की तरह होते हैं लेकिन यहां पर सर काले हो जाते हैं। ठीक है, वो एक इफेक्ट होता है। इसके बाद चलो आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं वो एक बार मैंने आपको बताया, एक तो एब था और एक फ्लो था। फ्लो के बाद क्या था, एक जिसको अपन फ्लोड बोल देंगे, फ्लड बोल देंगे। एब किसे कहते हैं, फ्लड किसे बोलते हैं, फटाफट से कॉपी में लिख दो, मैंने पढ़ाया हुआ है पीछे। एब बोलते सर हाई और लो के बीच में जो टाइम होता है वाटर का फॉलिंग का, वो होता है, और वाटर के राइजिंग का फ्लोन होता है, वो फ्लो और वो फ्लड बोलते हैं। ये सारी चीजें दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए सर। अरे बोल, ठीक है आगे बढ़ेंगे जरा सा। यहां पर जरा एक बार रीजन लिख दो फटाफट से। हीटिंग बाय द सोलर सिस्टम, विंड, कोरियोलिस फोर्स, और एक और क्या था जरा, ग्रेविटी मेरा एक्चुअली बहुत गजब का थोड़ा सा हेडेक है। पहले मैं ऐसे सोचता था, जब मैं ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, मतलब आज के 4-5 साल पहले, जब मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, तब मैं बोलता था कि हेडेक हो रहा है। मेरे को ये पता नहीं था कि ये अपने आप में इंग्लिश वर्ड है हेडेक। यार क्या हेडेक है, क्या हेडेक है तू? हेडेक मतलब होता है सिर दर्द। खैर आप लोग तो सब जानते ही होंगे, हिंदी मीडियम वालों नहीं हो आप सब इंग्लिश मीडियम वालों से। वाइंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन पुशेस टू द वाटर टू मूव। वाइंड क्या करेगी, वाटर को मूव करवाएगी। फ्रिक्शन बिटवीन द वाइंड्स एंड द वाटर सरफेस अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर बॉडीज इन कोर्स। सब बता चुका हूं मैं, ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं कि कोई वाइंड आएगी, वाइंड बहाएगी पानी को। जस्ट ए सेकेंड, ठीक है दोस्तों। कुछ इतने बेवकूफ लोग होते हैं ना, कसम से इतना गुस्सा आता है ना दोस्तों, कभी कभी क्या बताऊं यार, मतलब हद होती है, मतलब गंवार होते हैं कई, सुन के गुस्सा दिलाते हैं बाबूले। मतलब इनको पता है कि मैं क्लास ले रहा हूं लेकिन डिस्टर्ब करना जरूरी है, गंवार कहीं के। द कोरियोलिस फोर्स इंटरवेंस द कोज द वाटर, पूरा डिस्टर्बेंस करते थे। मैं क्या बता रहा था, जरा देखो वाइंड का क्या रहता है ना,
वाइंड क्या करती है, वाटर को पुश करती है आगे की तरफ, वाटर को पुश करती है आगे की तरफ। उससे क्या होता है ना, वाटर को आगे की तरफ पुश करती है, उससे क्या होता है, वाटर और जो वाइंड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना सर, वो एक मेजर इफेक्ट करता है। जो सरफेस अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द वाटर बॉडीज इन द कोस्ट, ग्रेविटी टेंड्स टू पुल द वाटर डाउन। ग्रेविटी क्या करती है, वो पानी को नीचे खींचेगी, द पाइल एंड क्रिएट ग्रेडियंट वेरिएशन। ग्रेडियंट वेरिएशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं ना। इसके बाद आ गया द कोरियोलिस फोर्स इंटरवेंस द कोस्ट टू वाटर टू मूव टू राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। मतलब नॉर्दर्न जो हेमिस्फेयर है ऊपर वाला, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है इक्वेटर के ऊपर वाला, एंड द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। मतलब द कोरियोलिस फोर्स इंटरवीन्स द कोज द वाटर टू मूव। वाटर को किधर मूव करवाएगा, राइट डायरेक्शन में नॉर्थ हेमिस्फेयर में, और लेफ्ट डायरेक्शन में जरा सदर्न हेमिस्फेयर में मूव करवाएगा। दिस लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर to the flow around them are called gyres. Difference in water density affects vertical mobility of ocean currents। सब फालतू की चीजें हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशियन करंट, और ओशियन करंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जरा इस पर आएंगे। करंट्स आर रिफर्ड टू बाय दियर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट के द्वारा इनको रिफर किया जाता है। यूजुअली द करंट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस एंड मे अटेन स्पीड ओवर 5 नॉट। मतलब यदि सरफेस के पास की मैं करंट की बात करूंगा तो वो बहुत ज्यादा होती है। कितनी स्पीड होती है उनकी, 5 नॉट्स के आसपास, 5 नॉट्स के आसपास स्पीड होती है। एट डेप्थ करंट्स आर जनरली स्लो विद स्पीड लेस देन 0.5 नॉट्स। मतलब यदि मैं डेप्थ में जाता जाऊंगा तो करंट की जो स्पीड होती है वो कम होती जाएगी, क्योंकि वहां पर प्रेशर फैक्टर मेजर होने लग जाता है, वेलोसिटी नहीं होती है ज्यादा, क्योंकि वहां पर विंड फैक्टर कम होता है। द स्पीड ऑफ करंट एज इट्स ड्रिफ्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नॉट्स। द स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट रिफर्स टू द स्पीड ऑफ द करंट। मतलब किसी करंट की क्या स्पीड होगी ये उसकी ड्रिफ्ट से समझ सकते हैं। यदि किसी करंट की स्पीड बहुत ज्यादा है, मतलब उसका ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा है, और ड्रिफ्ट को मैं किस में डिफाइन करूंगा, मैं किस में मेजर करूंगा, नोट्स में। यहां तक बात समझ में आई है। देखो जरा, देखो जरा, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये इक्वेटर है, ये वाली जो लाइन है ये इक्वेटर वाली लाइन है। फिर से मेरे से लाइन सीधी कभी खींचने में नहीं आती, फिर से जरा समझने की कोशिश करेंगे। दिस वाली लाइन इज इक्वेटर। अब मैं ऐसे पूछ रहा हूं, यदि इक्वेटर है और तो इक्वेटर की वजह से जो यहां पर ये जो लोग रहते हैं ना, दैट कॉल्स नॉर्थ अमेरिका और दैट कॉल्स अफ्रीका। तो ये जो एरिया है ना दोस्तों, जरा एक सेकंड में आपको बताऊं, जरा एक बार रुको। ये देखो, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, जरा देखो यहां पर आपको वेस्ट इंडीज दिखाई दे रहा है, ये वेस्ट इंडीज वाला एरिया है, और ये कैनेरी करंट है, और ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो आप, तो ये जो एरिया है ना ये वाला, यहां पर सूरज की किरणें सीधी गिरती है, सूरज की किरणें सीधी गिरती है। उससे क्या होता है ना सर, वहां के लोग काले गोरे होते हैं, यहाँ के लोग काले गोरे होते हैं। जरा फिर से मैं एक बार फिर से बना के दिखाना चाहता हूं। जरा देखो, ये तो क्या हो गया, इक्वेटर हो गया आपका, इक्वेटर हो गया। अरे यार ये इक्वेटर बनता क्यों नहीं है सही से। अब ये इक्वेटर हो गया, ये यहां पर इक्वेटर, और यहां पर सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 22.5 पे। अब यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो रीजन के बारे में बात बता रहा हूं, ये वाला जो रीजन है, यहां पर सूरज की किरणें सीधी गिरती है सर। अब तो क्या ये वेस्ट इंडीज जो वाला एरिया है, यहां पर ये एक बार जरा मेरे साथ गौर फरमाइएगा, यहां पर जो वेस्ट इंडीज वाला एरिया है, जरा आ जाओ मेरे साथ आओ। ये जो यहां पर ये जो वेस्ट इंडीज वाला एरिया है ना दोस्तों, यहां पर क्या सूरज की किरणें सीधी गिर रही है, ये वाला जो एरिया है। अब सूरज की किरण, तो तभी यहाँ के लोग काले हो रहे हैं। सेम एज वेल एज फॉर अफ्रीका में आ जाओ, इसी जगह ये भारत का ये वाला तमिलनाडु केरला वाला पार्ट आ जाओ, यहां पर भी यही हालत है सर। और जरा यहां से जब ऊपर की तरफ जाओगे तब आपको जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो जाए, हिमाचल वाला एरिया हो जाए, अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो जाए, वहां पर सब लोग आपको सफेद मिलेंगे। ठीक है, ये सर ये रीजन होता है। अब जरा ये देखो आप, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या करंट का फ्लो देखो आप, करंट का फ्लो देखो, ये जो करंट है कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट के बारे में मैं बता दिया आपको। कुरोशियो करंट कैसी होती है सर, यहां पर एक कुरोशियो करंट होती है हॉट, और जबकि ओराशियो ओराशियो करंट कैसी होती है, ओयाशियो करंट कैसी होती है सर, कोल्ड करंट होती है। इक्वेटर वाली जितनी भी करंट है सब आपको हॉट मिलेगी,
नॉर्थ इक्वेटर ले लो, साउथ इक्वेटर ले लो, जितनी भी तरफ के लेना हो सब तरफ की ले लो। ये पैसिफिक की हो जाएगी, अटलांटिक की हो जाएगी, ये अटलांटिक की हो जाएगी, और ये फिर हिंद ओशियन की हो जाएगी। अरे बोल, यहां तक चीजें क्लियर हो रही है सारी। मैंने आप लोगों को ये ओशियन करंट्स वगैरह सब बता दिए, एक बार फिर से आप देख लेना लास्ट वीडियोस में, ठीक है। वार्म करंट्स रेड में है, कोल्ड करंट्स ब्लू में है, वो दिख ही रही होगी आपको। जरा आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ओशियन करंट्स, सरफेस करंट्स होती है एक तो, और एक होती है डीप वाटर करंट। सरफेस करंट्स मतलब जिनका वाटर फ्लो ज्यादा होता है। अरे बोल, यहीं पे मैं पहले से ही बता देता हूं आप लोगों को। सरफेस करंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 10% ऑफ द all water in oceans. These waters are upper 400 meters of the oceans. Deep water currents are under 90% of the outer ocean. These water moves around the ocean basins due to variation in the density and the gravity. फलाना ढिमकाला वाले रीजन है। जरा देखो, ओयाशियो करंट मैंने बता दिया कोल्ड करंट है, और अलास्का करंट यहां पर देखो, अलास्का करंट, अलास्का जो पार्ट है वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है दोस्तों। फिर से बता रहा हूं, अलास्का जो पार्ट है वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो अलास्का वाली करंट कौन सी हो गई सर? अलास्का वाली करंट कौन सी हो गई? हॉट करंट हो गई। कैलिफोर्नियन करंट जो कि वापस से नॉर्थ अमेरिका की करंट है, वो हॉट, वो कोल्ड करंट है। इसके अलावा लिब्राडोर, लेब्राडोर, लेब्राडोर, लेब्राडोर स्ट्रेट है ना, लेब्राडोर है। ये वाली जो लेब्राडोर है, ये वाली कौन सी सर? कोल्ड है। ग्रीनलैंड वाली कोल्ड है, कोल्ड है। जरा यहां पर आ जाओ, इक्वेटर वाली, नॉर्थ इक्वेटर, ये सब कुछ, ये वाली साउथ इक्वेटर, ये वाली भी सब, ये वाली जो जितनी भी है, ये वाली जितनी भी है, और ये वाली जितनी भी है, सब आपको क्या मिलेगी सर? हॉट मिलेगी। इक्वेटर वाली सारी हॉट आ जाएगी। नाउ सदर्न पार्ट, पेरू जो करंट है वो आपको अपने आप में कोल्ड मिलेगी, पेरू के जस्ट अपोजिट वाली आपको हॉट मिल जाएगी। ऐसे वेनेजुएला वाली आपको कोल्ड मिलेगी, उसके जस्ट अपोजिट साइड वाली हॉट मिल जाएगी। ऐसे ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाली आपको कोल्ड मिलेगी, जबकि इसके अपोजिट एक तो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाली है वो हॉट मिल जाएगी, और इसके अलावा एक और है सर लेवेन्यू करंट, वो वाली भी आपको हॉट मिल जाएगी। कुरोशियो आपको यहां पर क्या बोलते हैं, हॉट मिल ही रही है। एगुलास आपको हॉट मिल ही रही है। मोजाम्बी करंट हॉट मिल ही रही है। ब्राजील करंट आपको हॉट मिल ही रही है। सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई है। आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों। ओशियन करंट्स आर टू टाइप्स, कोल्ड करंट्स, वार्म करंट्स। कोल्ड करंट्स ब्रिंग कोल्डर इनटू द वाटर, मतलब जैसे क्या होता है ना, बहुत सारी कोल्ड करंट्स ऐसी होती है। जनरली कोल्ड करंट्स क्या करती है कि जब वो बहती है ना सर, तो अपने साथ जो ठंडा वाटर है वो गर्म पानी की तरफ लेके जाती है। मतलब एक तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होती है, ये आप समझ सकते हैं। मतलब दीज करंट्स आर यूजुअली फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्ट एरिया, मैं आपको बता चुका हूं, एट द कॉन्टिनेंट, इन द लो इन मिडिल लेटीट्यूड्स एंड द ईस्टर्न कोस्ट हायर लेटीट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इन्हीं एरिया में ये करंट मिलती है। लो चली मैं अपने बुक्स की बारात लेके, ये कन्या है, सुंदर सुशील कन्या दिख रही है मुझे यहाँ पर, सुंदर सुशील कन्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। हिंदी में जो भी लिखाई देते हैं सुंदर सुशील ऐसे कुछ लिखते हैं। एप्पल, ऊपर एप्पल रखा हुआ है। अब इसको बावड़ी को पता नहीं एप्पल गिर जाएगा तो यहाँ पर न्यूटन फिर से लॉ बना देगा उसके ग्रेविटी के, और फिर से अपन को फिजिक्स पढ़नी पड़ जाएगी। तो इस कन्या को समझना चाहिए कि ऐसा कुछ ना करें, ऐसा कुछ ना करें। सुंदर सुशील कन्या स्टडी हार्ड बोल रही है, क्या इसको कौन समझाए कि सर स्टडी हार्ड नहीं करना है, स्टडी स्मार्ट करनी है। दो चोटी बना के आ जाते हैं, रबड़ लगाए हुए हैं सर, बैग बांधा हुआ है सर। चलो अब क्या करें, इन कन्याओं को कोई नहीं समझा सकता दोस्तों। सिर्फ किताबें दिखाने की है, चश्मा लगा रखी है, नंबर भी नहीं लग रखा होगा। ए भगवान, क्या होगा इनका। आंखें फोड़ दो इसकी, आंखें फोड़ दो इसकी। ये लो, ये हो गई अंधी। चलो मजाक हो गया, आज मजाक से हट के आगे आओ। वार्म करंट्स ब्रिंग वार्म वाटर इनटू द कोल्ड वाटर एरियाज, मतलब जो वार्म वाटर होता है वो कोल्ड वाटर एरियाज की तरफ लेके जाएगी। वार्म करंट्स आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द ईस्टर्न कोस्ट कॉन्टिनेंट्स, ईस्टर्न जो कोस्ट होता है वो उस कॉन्टिनेंट में मिलेगी आपको। एंड द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर मिलेगी। और फलाना डिमकाना वाली बातें हैं, ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये आ गया, वर्ड मैप आ गया जी। अब वार्म जो करंट है, वो जो कोल्ड करंट है वो तो वेस्टर्न मैप के साइड मिलेगी, और जो वार्म करंट है वो इधर की तरफ मिलेगी। जरा यहां पर कौन सी थी, ओरेशियो थी, यहां पर कुरेशियो थी। तो क्या ये यहां पर ये जो हाई लेटीट्यूड्स में मिली तो ओरेशियो कोल्ड करंट हो गई, और लो लेटीट्यूड्स में मिली तो कुओशियो हो गई। यहां पर ये इक्वेटर में मिडिल एरिया में मिलती है तो सब हॉट वाटर हो गई, वार्म करंट्स हो गई। और जबकि ऊपर की ग्रीनलैंड, लेब्राडोर सब क्या है, कोल्ड करंट्स हो गई।
जरा यहाँ पर जो करंट होगी पेरू करंट वो यहाँ की जस्ट अपोजिट होगी, जो कि ब्राजीलियन करंट है। यहाँ पर वेनेजुएला करंट यहाँ पर करंट के जस्ट अपोजिट होगी, ये वाली कोल्ड करंट है, ये वाली हॉट करंट है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्टर्न कोल्ड होगी, ईस्टर्न हॉट होगी, और इसके द्वारा यहाँ पर लेवेंजुएल करके एक करंट, वो भी क्या होगी सर, हॉट होगी। यहां तक चीज समझ में आ रही हो तो जरा एक बार प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक करें। अपन जरा सा, ज्यादा कुछ नहीं बचा है अपना, ज्यादा कुछ नहीं बचा है, थोड़ा सा बच रखा है, वो फिलहाल करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं उसकी। मेजर ओशियन करंट्स कौन कौन सी, एक बार मेजर ओशियन करंट्स है उनके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। मेजर ओशियन करंट्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रेट्स exerted by the prevailing winds and Coriolis force. The oceanic current circulation patterns roughly corresponds to the Earth atmosphere circulation patterns. The air circulation over the ocean in the middle latitudes is mainly anticyclonic. The air circulation over the ocean, the air circulation over the ocean in the middle latitudes is mainly anticyclonic and बाकी सारी चीजें जरा देखो। आई लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहा है सर, एक चीज बोल रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन खो लिया। आर यू श्योर? ये बोल, या आई एम पॉजिटिव। मतलब केमिस्ट्री का फंडा है सर, केमिस्ट्री का फंडा है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन खो देगा वो बोलेगा सर आई एम कोरोना पॉजिटिव। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया, जिससे इलेक्ट्रॉन चला गया वो पॉजिटिव चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन ले लिया वो नेगेटिव चार्ज। अरे बोल बोल, है ना? देख क्लियर कंसेप्ट, चीज क्लियर करवा दूंगा मैं सब चीजें तुम्हारी। नाउ in region of pronounced monsoon flow, the monsoon wind influence the current movement। मतलब जो monsoon की जो wind है वो current movement को decide करती है। Due to Coriolis force, the warm currents flow low latitudes tends to move the right to the northern hemisphere। मतलब low latitude से northern hemisphere में जाएगी, and their left in the southern hemisphere, southern hemisphere में उनके just left में जाएगी। The oceanic circulation transports heat from one latitude belt and the another in a manner similar to the heat transport by the general circulation of the atmosphere। सब फालतू की बातें हैं। The cold water of the Arctic and Antarctic circle move towards warmer water in tropical and equatorial region, while we warm waters of the lower latitudes move polwards। Rohit sir always reinforce the concept। रोहित सर always reinforce the concept। ये अर्थ को घुमाएंगे, मतलब मैं हमेशा आपको कंसेप्ट के बारे में बताता रहता हूं। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो अपन समझेंगे जरूर। जिस भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। इफेक्ट कौन, मतलब जो ओशन करंट्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ओशन करंट्स हैव ए नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स आर बॉर्डर्ड बाय कोल्ड वाटर्स। मतलब वेस्टर्न कोस्ट में कोल्ड वाटर होगा क्योंकि वहां पर कोल्ड करंट्स है। The best fishing grounds of the world exist mainly these mixing zones. This is fog, but generally the areas are arid. मतलब शुष्क होते हैं, अरे यार। The mixing of warm and cold currents help the replenising the oxygens and favorable growth of planktons, the primary flood of fish population। Basically क्या होता है, जापान के पास एक जगह है, मैं आपको अभी बताता हूं। वहां पर जब ओरेशियो और क्यूओशियो करंट जब मिक्स होती है वहां पर, तो वहां पर एक ऐसा फील्ड जनरेट होता है जहां पर एक पौधा उगते हैं जो कि प्लांटोन्स बोलते हैं। वो मछलियों के खाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। उससे क्या होता है, वहां पर सबसे ज्यादा मछलियां होती है, तो वहां पर फिशिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सर्दी वाले एरिया में बहुत ज्यादा मछलियां होती, बहुत ज्यादा गर्मी वाले एरिया में ना, जहां पर फिश के लिए सुटेबल रीजन होगा वहां पर मछलियां ज्यादा होगी। They are characterized by cool summers and relatively mild winters with a narrow annual range of the temperature. Western coast of the continents in the middle and the higher latitudes are bordered by the warm winters and cause a distinct marine climate. Warm currents flow parallel to the east coast. Warm current के बारे में बता दिया, ईस्ट कोस्ट के पैरेलल और वेस्ट कोस्ट के पैरेलल कोल्ड करंट्स। Continents in the tropical and subtropical latitudes, these result in warm and a rainy climate। चलो, these areas lie in the western margin and the subtropical anticyclones. These average temperatures are relatively low with the narrow diurnal and antediurnal
एनुअल रेंजेस। इसके बाद आओ फिर से आगे, वी कुड यूज 3 कॉलम्स, व्हाई नॉट? फर्स्ट है सर पेंट ब्रश, सेकंड है सर डायग्राम, थर्ड है म्यूजिक। म्यूजिक बिना कुछ नहीं है सर, म्यूजिक बिना कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए टाइमलाइन ऑलवेज वर्क वेल। टाइमलाइन कैसे बनाएंगे सर? फर्स्ट अपन बनाएंगे कि मॉर्निंग में 5:30 उठना है, अभी सर्दी चल रही है तो 7:30 से उठ जाएंगे। 8 बजे से क्लास लेना स्टार्ट करेंगे सर, 8 से मैं 11 बजे तक क्लास लूंगा, फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक, 12 बजे से फिर से मैं क्लास लूंगा और 3 बजे तक क्लास ले लूंगा सर, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म करूंगा। सब ऑनलाइन क्लासेस ले लो आप एडुग्रॉन के प्लेटफॉर्म की। एडुग्रॉन ऐप डाउनलोड कर लो मोबाइल फोन में और सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल देख लो आप। मेरे को पसंद करते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, मैं आपको समझ जाऊंगा। आप कमेंट में अपना नाम लिख दो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। ठीक है, आप लोग जो भी नाम है, आपका नाम रोहित है, अमन है, गर्ल्स में किसी का नाम राशि हो गया, शुभम हो गया, बॉयज में नाम, ऐसा करके जितने भी आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, आप अपने नाम वगैरह बताइए, मैं आपको कमेंट में शाउट आउट दूंगा। थैंक्स दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा, या एक जस्ट सेकंड सोच रहा हूं, मैं आपको सोच रहा हूं कि मैं इसी वीडियो में एक बार रिवाइज करवा देता हूं आप सभी का। जस्ट सेकंड ना, आ जाओ रिवीजन करते हैं फटाफट से। बिना पेन के समझाऊंगा दोस्तों, सारी चीजें समझाने वाला हूं मैं अब आपको। ठीक है, ओके, अपन कहां से पढ़े थे? जरा एक बार ओशन करंट से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ओशन करंट्स के मैंने आपको बताया कि एक तो प्राइमरी फोर्स वर्क करता है, मतलब बेसिकली क्या होता है ना, ओशन करंट्स आर लाइकली रिवर फ्लो इन ओशियंस, मतलब बेसिकली जिस तरीके से रिवर फ्लो होता है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड के लिए चश्मा लगा लेते हैं क्योंकि मेरे को आईज में पेन होने लग गया। ठीक है दोस्तों, ocean currents are likely river flow in oceans. They represent a regular volume of water in a definite path and direction. मतलब ओशियन करंट्स एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करती है। कौन सी डायरेक्शन, कौन सी रिवर है, कौन सी करंट है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ओशियन जो करंट्स है आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 टाइप ऑफ फोर्स। फर्स्ट है प्राइमरी फोर्स, सेकंड है सेकेंडरी फोर्स। प्राइमरी फोर्स में मैंने आपको क्या बताया, विंड है, ग्रेविटी है, और हीटेड बाय सोलर सिस्टम है, विंड है, ग्रेविटी है, और कोरियोलिस फोर्स है। जरा समझेंगे। हीटिंग बाय सोलर सिस्टम, उससे क्या होता है, पानी एक्सपांड होता है, और जो इक्वेटर के पास जहां पर सूरज की किरणें सीधी गिरती है वहां पर पानी का लेवल बढ़ जाता है। दूसरी चीज, फाइंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन पुशेस द वाटर। बेसिकली क्या होता है, जब हवा चलती है तो पानी आगे की तरफ मूव होता है, और पानी और हवा के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उससे सर वाटर मूवमेंट होता है। ग्रेविटी पानी को नीचे की ओर खींचती है, और जो कोरियोलिस फोर्स है वो राइट लेफ्ट मूव करवाता है, जिससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट मूव। चलो फिर ये चीजें मैंने, इसके बाद मैंने कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश करी कि ओशन करंट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बेसिकली ओशन करंट ड्रिफ्ट पर डिपेंड करती है, और ड्रिफ्ट अपन किस में मेजर करते हैं सर, नोट में। तो जितने ज्यादा हाई नोट होगा, मतलब जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट होगा, उतनी ही ज्यादा ओशन करंट की वेलोसिटी होगी, उतना ही ज्यादा फास्ट ओशन करंट मूव करेगी। ये मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने ओशन करंट्स बताए आपको। यहाँ पर जरा देखो आप, जरा एक बार मैप में देखो आप, आपको नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा है, अलास्का करंट दिखाई दे रही, नॉर्थ अमेरिका के मैप में देखो। उसके बाद लेब्राडोर दिखाई दे रही, दोनों क्या है, कोल्ड करंट है। कैलिफोर्नियन करंट दिखाई दे रही है आपको, जरा देखो। उसके अलावा फ्लोरिडा करंट हॉट करंट है। नॉर्थ इक्वेटर वाली सारी करंट्स क्या होगी सर, चाहे आप कोई से भी ओशन में चले जाओ, सारी इक्वेटर वाली करंट, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, कौन सी करंट होगी सर, अपने आप में वार्म करंट होगी। इसके अलावा मैंने बताया आपको कुरोशियो करंट, जो कुरोशियो करंट है वो अपने आप में वार्म करंट है, और ओरेशियो करंट अपने आप में कोल्ड करंट है। और ये दोनों जिस जगह मिलती है, और ये दोनों जिस जगह मिलती है, वो एरिया जहां पर सबसे ज्यादा फिश होती है, क्योंकि वो एरिया फिश के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर फिश को खाने के लिए एक फूड मिल जाता है। ब्राजीलियन करंट अपने आप में एक हॉट करंट है, और उसके अलावा पेरू की करंट है जो अपने आप में कोल्ड करंट है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हम्बोल्ट करंट कोल्ड करंट है, ठीक है। फ्रैंकलिन करंट है, अपने आप में कोल्ड करंट है। सारी चीजें हैं। उसके बाद मैंने 2 तरीके से ओशन करंट्स पढ़ी, एक तो सरफेस और एक डीप वाटर करंट्स। सरफेस करंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 10% ऑफ द ऑल वाटर इन द ओशियंस।
मतलब जो सरफेस वाटर होती है वो ओवरऑल ओशन का 10% वाटर रखती है, जबकि डीप वाटर करंट्स होती है वो 90% वाटर रखती है। नेक्स्ट पे फिर मैंने आप लोगों को जरा देखो, आप ग्रीनलैंड करंट और लेब्राडोर देखो, आपको कोल्ड मिल रही है। ओएशियो और कुरोशियो जिस जगह मिलती है वहां पर फिश के लिए सबसे अच्छी चीज मानी जाती है। पेरू और ब्राजील दिख रही होगी आपको, वेनेजुएला और मोजाम्बिक करंट दिख रही होगी आपको, सारी चीजें आपको मैप में मिल जाएगी। फिर आपको मैंने बताया कोल्ड करंट और वार्म करंट क्या होती है। कोल्ड करंट बेसिकली वार्म एरियाज में अपना पानी लेके जाती है और वार्म करंट कोल्ड एरियाज में अपना पानी लेके जाती है। लो चली मैं अपने बुक्स की बारात लेके, लो चली मैं। Warm currents bring warm water into cold water areas are usually observed in the eastern coast. Basically cold water जो cold currents होती है वो आपको वेस्टर्न रीजन में, और जो ईस्ट वो जो हॉट करंट्स होती है वार्म करंट वो आपको ईस्टर्न रीजन में दिखाई देगी। जरा देखो ना आप, जरा देखो ना आप, पेरू की करंट किधर है? पेरू की करंट किधर है? वेस्टर्न साइड में है। मतलब सब साउथ अमेरिका के बारे में बात करूंगा, पेरू की करंट किधर है? वेस्टर्न साइड में है। और जबकि ब्राजील की करंट किधर है? ईस्टर्न साइड में है। तो वेस्टर्न साइड वाली करंट क्या हो गई? कोल्ड हो गए अपने आप, और ईस्टर्न साइड वाली क्या हो गई? हॉट हो गए अपने आप। सारे जगह यही, सारी जगह यही सिस्टम है, सारी जगह। कैलिफोर्नियन देख लो आप, गल्फ स्ट्रीम वाली, ठीक है। ये आ गया वर्ड मैप, वो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। मेजर ओशियन करंट्स कौन कौन सी है सर, वो सारी चीजें मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके बाद इन रीजन्स टू बी प्रोनाउंस मॉनसून फोर, द मॉनसून वाइड्स इन्फ्लुएंस द करंट्स मूवमेंट। बेसिकली जो मॉनसून विंड होती है वो करंट को ऑब्वियसली मूवमेंट को इफेक्ट करती है। Coriolis force the warm due to the Coriolis force the warm currents from low latitudes tends to move to higher of the northern hemisphere. Basically northern hemisphere में इस तरीके से मूवमेंट होता है। ये आप सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ, एक बार आप थ्योरी को रिवीजन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ द ओशन करंट्स, इफेक्ट कौन कौन से, मैंने आपको बताया कि फिश होती है वहाँ के लिए बेसिकली बहुत सी जगह कोल्ड वाटर होता है, बहुत सी जगह शुष्क वाटर होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताई हुई है। और बस इतना ही है दोस्तों, तब तक के लिए प्लीज़ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका Q&A सेशन लेके आने वाला हूँ। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप अपना नाम लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको वो टॉपिक पर्टिकुलर मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, डेफिनेटली नाम लेके समझाऊंगा। जो भी आपका नाम है दोस्तों, प्लीज़ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।